आधुनिक मनुस्मृति है, वो ईवीएम है। ईवीएम के खिलाफ हमारी जंग है और जालिम से लड़ना हम बखूबी सीख चुके हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। यानी वोट हमारी सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई भी मूल निवासी बहुजन की पार्टी हमारे इस मूल निवासी बहुजन समाज के व्यक्ति को इस लायक नहीं समझती कि इनको टिकट दिया जाए। ये हकीकत है कि हम कभी शासक बनने की तरफ चले ही नहीं। कोई भी पार्टी असली मुद्दे से नहीं उठा रही है। इस ईवीएम के मुद्दे को उठाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, एक शूद्र होता है, और इन 4 वर्ण का जहां अमल होता है वो गुरुग्राम होता है। इधर आ गया भारत का संविधान, और इधर क्या आ गया, सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता कि आरएसएस बीजेपी के लोग हरियाणा को आरियाना, हरियाणा शब्द का उच्चारण क्या करें, आरियाना, यानी ये ब्राह्मणों का मूल मातृभूमि है। ये प्रमोट करने के लिए हरियाणा के ऊपर राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगभग 20-22 साल तक उस 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई और फिर 2009 में बनाई गई। जब 2009 में कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी और पर बूथों से कलेक्शन करके और इस मामले को जो ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी की गई थी उसकी सबूत लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में गए। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को आया कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है, इसलिए इसके साथ वीवीपैट लगाई जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। अधिकार है, उनको जगाने का काम करना चाहिए। देखिए 2019-24 अभी तक घोटाला ईवीएम मशीन में हो रही है और जंतर मंतर पर जा करके तुमको मालूम नहीं है, फांसी चढ़ाऊंगा ऐसा। प्रोफेसर डॉक्टर विलास राज साहब का हरियाणा के इस प्रसिद्ध मशहूर जिला गुड़गांव में स्वागत हरियाणा के 22 जिलों की तरफ से करते हैं। बाबा साहब की कोटेशन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शेरनी का दूध पी के सभी लोग या तो नौकरियों में लग के अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, या फिर वो पूरी नौकरी करके रिटायर होकर अपने बच्चों को घर के आंगन में पूरे दिन 24 घंटे घर में रह के उनको खिलाते हैं, बच्चों को पालते हैं। सेम जो पैटर्न जो पशुओं का होता है वही काम हमारे लोग, वो शिक्षा जो शेरनी का दूध था वो हमारे जो SC-BC के जो मोहल्ले हैं वहाँ ठेका खोल दिए गए हैं तमाम भारत भर के 6.5 लाख गांवों में। वो पी करके, दूध पी करके हमारे लोग दहाड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ते हैं, तमाम मुकदमे आते हैं और कोर्टों की जो वकीलों का जो काम है बहुत अच्छे से, ऐसे मुकदमों की वजह से भी बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ा दहाड़ते हैं शाम को पी करके, और कल तो पूरे दिन दहाड़े हैं पी करके। शिक्षा जो शेरनी का दूध था उसे पी करके शिक्षा को नहीं पिया, बल्कि जो सरकार ने परोसा उनको, उसको पी करके दहाड़ रहे हैं वो। हमें आज मौका मिला है, 5 साल तक फिर हम रोते चीखते चिल्लाते रहेंगे। आज आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन हुए, मार्च से अप्रैल 2014 तक खत्म हो गए थे वो इलेक्शन। उन इलेक्शनों में कांग्रेस की किरकिरी इसलिए
ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, इसकी वजह से भारत के मीडिया ने, जो भारत का जो मीडिया है, जो ब्राह्मण मीडिया है, उस ब्राह्मण मीडिया ने कांग्रेस को शर्त के अनुसार, जो उनके अंदर से शर्त थी, उसके अनुसार कांग्रेस की किरकिरी की और वो बड़ी बुरी तरह से हारी और 10 साल के लिए बीजेपी को उनका सिस्टम दिया। आज वही मीडिया आज बीजेपी को भी नीचे लाने के लिए काम में लग गई है, क्योंकि उनका 10 साल पूरा हो गया है। जिसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, कौन सा घोटाला हुआ है भी सबसे बड़ा? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, जिस पर मोदी का भी मुंह बंद है, सारे एंकर भी अपना शमशानों में चले गए हैं, उनके भी खामोशी बरकरार है। कहीं पर भी उनके संघ के जो कार्यकर्ता हैं वहां अगर वो ज्यादा चपर कर रहे हैं, आप वहां जाके खड़े हो जाओ और एक बार कहो वो जी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कुछ चल रहा है क्या, उनकी जो चर्चा है वार्तालाप है वही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आपने कहा जैसे जोक पे नमक डाल देते हैं, जो खत्म हो जाती है वो संघ के कार्यकर्ताओं की जबान जोक की तरह वहीं पर बंद हो जाती है। साथियों, आज हरियाणा में वामसेक और महापुरुषों की विचारधारा को लाने वाले लोग, सबसे पहले जो जिला है वो गुड़गांव फरीदाबाद है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। विचारधारा के लाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया है, हरियाणा में घर घर तक पहुंचाया है। अपने बीवी बच्चे घर को छोड़ करके मेह, बारिश, तूफान, आंधी, टेम्परेचर, गर्मी, जून की गर्मियां, लू, कुछ नहीं देखा है। 22 जिलों में पहुंचा करके आज अब ड्यूटी ये बनती है 22 जिलों की हमारी कि हम ये जानते हैं कि एमपी या सांसद का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5 साल का समय चाहिए। अरे आपने तो 50 साल की मेहनत है आपके पास, तो 50 साल से आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास सारी वो बातें हैं। अगर उनको सच बातें बताओगे जाकर समाज में तो आदमी आपसे जुड़ेंगे। लोग वेट कर रहे हैं, लोग इस तानाशाही सरकार से, इससे पहले उस घोटालेबाज कांग्रेस सरकार से, और अब एक नई पार्टी, उन्होंने आरएसएस जो समर्थित पार्टी है, नई आप पार्टी जिसका सीएम जेल में पड़ा है, ये सारी पार्टियां जो संघियों की हैं, जो ब्राह्मणों की हैं, इन सब पार्टियों के इतने घोटाले हो गए हैं। कांग्रेस का घोटाले की वजह से गई, बीजेपी का घोटाला सामने आ गया। आपको बड़ा धुला बताते थे, बड़ी धुली हुई पार्टी है, अगर गंद हो जाती है तो उसको झाड़ू से साफ करती है। वो खुद ही जो है ईडी के छापे से पता चला कि आप भी सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी बनने जा रही है। यानी कि अब आपके पास और कोई इलाज है नहीं। आपको देश में, आप कैडर लोग बैठे हैं पूरे देश में, आपको घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को बताने का है, खाली बताने का बस। उनको समझ में आती है, वो समझते हैं कि अब सिवाय बहुजन मुक्ति पार्टी के पूरे देश में कोई जुगाड़ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वजह से महंगाई आसमान में है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वजह से महंगाई आसमान में है, अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो जैसे नारे आए थे, अच्छे दिन आएंगे, हम काला पैसा लाएंगे, हम भी एक एक पैसे का हिसाब लेंगे इनसे, हमारी सत्ता आने पर आपकी जरूरत है आपको केंद्र में पहुंचाने की। सारे दिन गलियों में रुक्का मारते हैं, सारे दिन चिल्ला कहते हैं गाय माता है, गाय माता है, गाय माता है। उसी गाय माता पर, गाय को काटने वाले लोगों से इन्होंने यहाँ पर भी 250 करोड़ रुपए लिया है। कितने शर्म की बात है, अंदर कुछ बाहर कुछ, इतना दोगला इनको जो रवैया है वो इतना ज्यादा हो गया है कि अब इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके लिए 5 साल, आपने 50 साल काम किया, लेकिन अब इलेक्शन के लिए जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, समझो ये हमारे समाज के खिलाफ है। जो आदमी इलेक्शन में, चुनाव के लिए घर से नहीं निकल रहा है, वो नहीं चाहता कि जो हम संघी हैं, जो ब्राह्मण है, कांग्रेस बीजेपी हैं, ये इनको अकल सिखाई जाए, इनको सबक दिया जाए, वो नहीं चाहते। और जो नहीं चाहते वो दुश्मन का साथ दे रहे। एक तरह से हम ये चाहते हैं कि सभी लोग बहुमत से घर से निकले और 2 महीने बाद इलेक्शन है, 2 महीने सारे कामों को छोड़कर सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रचार करें, अपने एजेंडों को जाके बताएं। भारत में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो एफिडेविट पर लिखकर, एफिडेविट 100 रुपए के एफिडेविट पर लिखकर दे रहे हैं हम लोग।
100 रुपए के एफिडेविट पर लिखकर हम दे रहे हैं कि हम जब सत्ता में होंगे तो हम इन कामों को करेंगे। एफिडेविट भारत में कोई पार्टी नहीं दे रही है। आज मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अगर गारंटी दे रहे हो तो तुम भी एफिडेविट दो ना, लेकिन उनके पास एफिडेविट देने की ताकत नहीं है। वो हम कह रहे हैं आपसे एफिडेविट देंगे, वो एफिडेविट देने की ताकत कहां से आएगी? एफिडेविट की ताकत वो आपसे आएगी। आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो इस तरह कटतर रहोगे। अब की बात ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद हम संविधान को, आरक्षण तो चलो खत्म हो गया है, हम संविधान को हटा देंगे। हटवाना है, घर में रहो। संविधान को इम्प्लीमेंट करना है पूरा, तो आपको घरों को छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों को 2 महीने के लिए। 2 महीना मांग रहे हैं आपसे, जो 2 महीना दे सकते हैं एक बार हाथ खड़े करके दिखा सकते हैं क्या? अच्छा, आधे, हाँ, सारे, लगभग सारे लोग हो रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे सुना। धन्यवाद, आभार। साथियों, एक हमारा बाम सेफ का महेंद्रगढ़ के अंदर प्रोग्राम था और वहां पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री वामन मेश्राम जी, उन्होंने हमारा एक सीएम घोषित किया था, श्री राजकुमार सैनी जी। तो आप लोगों को पता ही होगा आजकल राजकुमार सैनी जी किसके तलवे में गए, पता लग गया ना? वो भाई वो चला गया कांग्रेस में और राहुल गांधी की गोद में जा बैठा और बगैर समर्थन, मतलब बगैर किसी डिमांड का उसने अपना समर्थन दे दिया। और उन्होंने वहां पे अपनी पार्टी का भी नाम लिया था, बीएमपी भी। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीएमपी के श्री परविंदर प्रताप सिंह जी, उन्होंने उसका खुलासा कर दिया भी हमारा किसी के साथ कोई वो नहीं है और हम बगैर शर्तों के किसी को समर्थन नहीं देंगे। तो आप लोगों से मैं दोबारा खड़ा होने का मेरा एक मकसद था। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पैर पकड़वाओगे पैर पकड़ूंगा, लेकिन आपके पास आज एक मौका आया है। जब भी राजकुमार सैनी कोई भी प्रोग्राम करता था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चरणों में जा लौटता था और कहता था भी आपको वहां चीफ गेस्ट बन के आना है। अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे तो आप लोगों की और हमारी मजबूरी बन गई भी सबको वहां जाना पड़ता और राजकुमार सैनी को ये भ्रम हो जाता है ये भीड़ तेरे को देखने के लिए आती। और हमारी कई दफा इस बारे में बात भी हुई भाई इसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज ठीक है वो अपने आप ही चला गया। आज आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, वो क्या है? आज आपके बीच में भाई सने सिंह जी आ गए। नंबर 1 तो काम सबको ये करना, जितने भी लोग हमारे मूल निवासी बंद हो गए, माताएं बहनें जितनी है, इनका जो रोड के ऊपर मकान है, क्योंकि हमारी पार्टी का इतना प्रचार अभी नहीं है, आप लोगों को एक बैनर बनवाना चाहिए, अपने पैसे से ही बनवाएं, जिसका रोड के ऊपर मकान है बीएमपी पार्टी बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा के भाई समय सिंह का फोटो और जो साथी लगवाए उसका फोटो साथ में वो अपने घरों पे ऊपर लगवाए। और नंबर 2, एक समय सिंह जी ने कहा था भी हमारे को सेल में यूज करते हैं। मैं मेरा इतिहास बताऊंगा, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। स्टार्टिंग में मैंने हमारा 2004 में कुलदीप बिश्नोई भिवानी से एमपी बना था और हम एक बार कोई जयंती के बारे में उससे चीफ गेस्ट बनाने के लिए चले गए। उसने जो वर्डिंग यूज करी तो एक बस दिमाग में आई भी कभी भी यदि मान ले राजनीति करेंगे तो उस बंदे की करनी। तो इसने 2007 में पार्टी बनाई, जनहित पार्टी। मैं भिवानी का ब्लॉक अध्यक्ष बना, उसमें चलता रहा मामला। 5-6 एमएलए भी बड़े सारे टूट के कांग्रेस में जा बैठे। यहां तक मामला हुआ कि बिश्नोई भवन के अंदर दादरी की टिकट का मामला आ गया सतपाल सांगवान का। तो सतपाल सांगवान पे आप जैसे लोग और वहां बैठे थे, उन्होंने उंगली उठा दी साहब भाई ये लोग भागेगा, औरों को भी लेके भागेगा। लेकिन उसने एक वहां पे क्या कहा कि मैं मेरे लड़के की कसम खाता हूं, मैं कुलदीप बिश्नोई को छोड़ के नहीं जाऊं। और वो फिर भी वो आदमी गया, औरों को भी लेके गया। तो राजनीतिक आदमी इनका भरोसा ना करो। और आप लोगों को एक चीज देखना है कि किसी भी पार्टी में हम चले जाएंगे। आज हमारे 80-BC के भाई यहां बैठे हैं ना, तो वहां पे आपको 3-4 जातियों के जो दबंग आदमी है ना, पहले उनको जान से मारना पड़ेगा जब आपका नंबर पड़ सकता है, वरना तो इन सेल्लाए में गले पाओगे बैटरिया में। जो SC सेल का है, OBC सेल का, उन सेल्ला में बिक रखा है, एक सेल निकाल दिए। यह एक बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी औरत हम हाथ जोड़ के कहा आओ रे टिकट ले और आओ, और उड़े जाके पैर पकड़ने पड़े, या बढ़िया हुआ बढ़िया। तो जितने भी आदमी हमारे और पार्टियों के अंदर बैठे
लोगों को आपको धक्के मारने पड़ेंगे। वोट मांगने भी आए ना, जैसे अब धर्मवीर के किसानों ने जूत मारे, बैठन भी गुम दिया, वो उचाने में चौटाला के साथ हुआ। ऐसे ये मत देखो कोई हमारे समाज का आदमी है, हमारे समाज का आदमी वो है जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। ठीक है, आप लोग आज मान लिया आगे बोला नायब सिंह सैनी वोट मांगना जा, भाई नायब सिंह सैनी तू बीजेपी वाले के फूल लाड़े के और कितने मांग, उसको धक्के मारो, निकाल दो मोहल्ले से, 2-4 जगह निकालोगे ताकि उनके औकात अपना आप देना पड़ जाओगा उन्हें। और हम क्या करते हैं, ये नायब सिंह सैनी जाति का है यार, हमारी जात का खड़ा हो गया, दे दो वोट में। सुरेश प्रजापति है भाई, कुमार है भाई, इसने दे दो वोट, वो गलत तरीका है। जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है उसको अपना नेता मान लो। और फिर मैं दोबारा कहता हूं, ये सूत्र जो वर्ण था, ये हम अपने पूर्वज जो बड़े जैसे सारे के गोत्र मिलते हैं, सारे हम एक माँ की औलाद है, एक बाप की औलाद है, ये कसम खाओ कि हमने सूत्र बढ़ के ना मूल निवासी बढ़ के सारे ने एक होके तो इस लड़ाई को लड़ना है। और आज यदि आपने समय सिंह भाई को अच्छे वोटों से विनर कर दिया तो राजकुमार सैनी का भी तमाचा लगेगा और जो पार्टियां बैठे उनका भी तमाचा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक घटक दल था हरियाणा में, भारतीय उत्कम मेरा वर्ग पार्टी। अब जो सेल का यहाँ पर जिक्र हो रहा था, वो भी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की जो बैटरी है उस बैटरी में फिट हो गया जाके। यहाँ ओपन नेतृत्व कर रहा था समाज का, वहां अब SC सेल का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। तो हमारे लोग उधर तलवे चढ़ना पसंद करते, मगर यहाँ समाज का नेतृत्व करना पसंद नहीं करते। हमें लड़ने भिड़ने वाले लोगों की जरूरत है, जो लोग रियल लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं एक्शन ऑफ द मैन इज द रियल थॉट। लेकिन आदमी जो बोली बोलता है वो उसका असली विचार नहीं होता, वो जो काम करता है वो उसका असली विचार होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नेतृत्व आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो बोल रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो लोग बोल रहे हमारे महापुरुषों की बातें कर रहे हैं, लेकिन काम हमारे महापुरुषों के विरोध में जो हो रहा है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो रियल नेतृत्व समाज के लिए लड़ने भिड़ने वाला नेतृत्व है, ऐसे नेतृत्व को हमें आगे भेजना होगा, तब हमारे यहाँ का अधिकार पा सकते हैं। और मैं भी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच पहुंचे प्रोफेसर विलास खराच जी, राष्ट्रीय भाजपा कामशेफ नई दिल्ली से मैं निवेदन करूंगा आप आए अपनी बात रखें। प्रोफेसर विलास खराच जी। बदलाव आना चाहिए, इसके लिए भी हमारे साथियों के द्वारा प्रयास किया। गुरुग्राम जाना ही नहीं, मुझे गुड़गांव ही जाना है। जिन लोगों ने गुड़गांव का गुरुग्राम किया उनका कुछ सोच होगा, भला सोच होगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैं जब ये यहाँ के हरियाणा सरकार के किताबें जो सरकार बनाती है, ऐसे किताबों में जो लिखा गया है, 6ठी कक्षा का है, 7वीं कक्षा का है, 8वीं कक्षा का है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है गुरुग्राम। गुरुग्राम एक चैप्टर है और इसके अंदर लिखा हुआ है एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, एक शूद्र होता है, और इन 4 वर्ण का जहाँ अमल होता है वो गुरुग्राम होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करने के कारण अब वो हरियाणा को प्रयोगशाला बना रहे ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की। इधर लिखा है भारत का संविधान, ये पन्ने में लिखा है भारत का संविधान, और दूसरे पन्ने में जोड़कर लिखा है सरस्वती सिंधु वैदिक सभ्यता। तो ब्राह्मण लोग हरियाणा को, खासकर कि RSS बीजेपी के लोग हरियाणा को आरियाना, हरियाणा शब्द का उच्चारण क्या करें, आरियाना, यानी ये ब्राह्मणों का मूल मातृभूमि है, ये प्रमोट करने के लिए हरियाणा के ऊपर राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज तक पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया गया था, या हिस्टोरियन लोगों ने क्या लिखा था, तिलक नेहरू ने क्या लिखा था, आर्य लोग बाहर के विदेशी है। 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखा आर्टिक होम हिंदी वेदास। उसका हिंदी में अर्थ होता है ब्राह्मणों की मूल मातृभूमि बाहर है, आर्टिक प्रदेश में, जहां ज्यादा बर्फबारी होती है वहां है। तो तिलक कह रहे हम विदेशी है,
नेहरू जो है, नेहरू ने अपने बेटी को लिखा कि बेटा हम लोग विदेशी है, हम ब्राह्मण लोग विदेशी है, हम खैबर खींड के रास्ते से भारत में आए, आक्रमण किया और यहाँ की जो महान सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसको हमने तहस नहस किया और हम लोग यहाँ के शासक बने। मगर अब आरएसएस और बीजेपी 10 साल में उन्होंने क्या किया, हरियाणा का एक तरफ सिलेबस है, भारत का दूसरी तरफ सिलेबस है। जो हरियाणा में पढ़ाया जा रहा है अब वो धीरे धीरे भारत में पढ़ाने की उनकी योजना है। मगर हरियाणा गवर्नमेंट ने वो बात पढ़ा रहे हैं जो इतिहास से बिल्कुल मैच नहीं खाता। इस किताबों में, इस पाठ्यक्रमों में सबसे ज्यादा गालियां किसान लोगों को दिए, जाट लोगों को दिए और उनको खुले तौर पर शूद्र कहा है। यानी सबसे ज्यादा गालियां जाटों को दी गई है, किसानों को दी गई है और खुलेआम शूद्र कहकर अपमान किया गया है ये किताबों में। कि कोई विपक्षी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, हरियाणा में कोई विरोधी नहीं है आरएसएस बीजेपी। हम लोग ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया में ब्राह्मण लोग हमारा विरोध करते हैं, मगर जितना हरियाणा में विरोध करते हैं उतना किसी राज्य में नहीं करते। जितना हरियाणा में उग्र होते हैं ब्राह्मण लोग उतना किसी राज्य में नहीं होते। अब मुझे पता चला इतना उग्र क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में विपक्ष ही नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है, उनकी झूठी बातों को नकारने वाला ही नहीं है, राजनीतिक स्वरूप में हो या सामाजिक स्तर पर हो कोई नहीं है। और खुले तौर पर वो ब्राह्मणवाद को थोप रहे, पाठ्यक्रम में थोप रहे और हमारी गुलामी को सरकारी मान्यता दे रहे हैं। वर्ण व्यवस्था क्या सभ्यता हो सकती है? क्या वैदिक धर्म सभ्यता का अंग हो सकता है? क्या एक ब्रह्मा के मुंह से पैदा किया, एक ब्रह्मा के बाहु से पैदा किया, एक ब्रह्मा के जंघा से पैदा किया, एक ब्रह्मा के पैर से पैदा किया, यानी ब्राह्मण मुंह से, बाहु से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैर से शूद्र। अभी तक कोई ब्राह्मण अपने मुंह से एक बच्चा पैदा कर रहा है? दिखाया क्या? दिखाता है क्या? पुरुष लोग बच्चे पैदा करते हैं, धर्म ग्रंथ की बातें हैं। वर्ण व्यवस्था पैदा किया, 6500 जातियों में हमारे समाज को विभाजित किया। 8वीं शताब्दी में आतंकवादी शंकराचार्य के द्वारा अछूत वर्ग पैदा किया गया। हमारी महिलाओं को इतनी भद्दी गालियां दी गई कि सारे पाप की जननी महिला है। इनका धर्म ग्रंथ हमारी महिलाओं के बारे में क्या कहता है? पाप की जननी है महिला। और सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी समाज को दिया है वो ओबीसी वर्ग है, जिसको शूद्र कहकर गालियां दिया गया है। तो वो जो वर्ण व्यवस्था है, वो जो जाति व्यवस्था है, वो जो छुआछूत है, 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति के लोग हैं। 11 करोड़ लोग कुत्ते बिल्ली लेकर देश भर में घूमते हैं, उनका कोई रेसिडेंस भी नहीं है। आधी आबादी महिलाएं, उनको पाप की जननी कहा गया है। तो क्या यह सभ्यता हो सकती है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हाउ डन टू द अनटचेबल्स इस किताब में बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धिजीवी वर्ग का जिक्र किया और कहा कि दुनिया में जो सभ्यता पैदा होती है वो बुद्धिवादी लोगों के कारण पैदा होती है। तो दुनिया में जो बुद्धिवादी लोग हैं उन्होंने ज्ञान विज्ञान निर्माण किया, उन्होंने कानूनों का निर्माण किया, संविधानों का निर्माण किया। मगर भारत का ब्राह्मण वर्ग बुद्धिमान वर्ग है, मगर उस बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या निर्माण किया? वर्ण व्यवस्था निर्माण किया। यानी अपनी बुद्धि से वर्ण व्यवस्था निर्माण किया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया, छुआछूत का निर्माण किया, गैर बराबरी का निर्माण किया, क्रिमिनल ट्राइब्स का निर्माण किया, महिलाओं की गुलामी का निर्माण किया। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? तो बाबा साहब अंबेडकर को भी गुस्सा आ गया। इतना विद्वान आदमी था, जब इनका घटिया माल का वर्णन किया तो विद्वान व्यक्ति को भी गुस्सा आया और अंग्रेजी में उन्होंने उनको उनका चरित्र बताते हुए कहा, ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कोई सृजन कार्य करने के लिए नहीं किया, कोई सभ्यता निर्माण करने के लिए नहीं किया, बल्कि गैर बराबरी को मान्यता देने के लिए
पैदा करने के लिए किया। इसीलिए बाबा साहब ने गुस्से में आकर कहा, ब्राह्मण वर्ग ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन के तौर पर किया। उसका शुद्ध हिंदी में होता है, ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल पुरुष ये बौद्धिक वेश्यागिरी की तरह किया। और ये बौद्धिक वेश्यागिरी का हरियाणा सरकार सबूत है, जो वर्ण व्यवस्था को सरकारी सिलेबस में जोड़ रहा है और किसानों को, जाटों को, ओबीसी को गाली देने का कार्य कर रहा है। ये कितनी लज्जास्पद बात है। एक एमपी नहीं है जो केंद्र सरकार को, या कोई एमएलए नहीं है जो राज्य सरकार को कहे कि दुनिया में हमें तरक्की करनी है, हमें वर्ण व्यवस्था नहीं लाना है, हमें यह गैर बराबरी को नहीं लाना है। मगर यह गैर बराबरी शासन यंत्रणा के द्वारा लागू की जा रही है। शासन सत्ता में एससी एसटी ओबीसी के लोगों का हिस्सेदारी न होना यह गुलामी है। और जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो पुना पैक के दलाल और बड़वे लोग हैं। जो लोग एमपी और एमएलए बनकर बैठे हुए हैं और ऐसे सिलेबस को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और ये सिलेबस 2022 में बनाया गया और 2022 में लॉकडाउन के पीरियड में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया सिलेबस है। साइंस कह रहा है, डीएनए साइंस कह रहा है। आपके हरियाणा का राखीगढ़ी में जो मिला हुआ कंकाल, वो कंकाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, 5000 साल पुराना कंकाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये ब्राह्मण विदेशी। कैसे कह रहा है? क्योंकि उसके अंदर डीएनए मिला और वो डीएनए हम लोगों से मिला, हमारे मूल निवासी द्रविडियन लोगों से मिला, ब्राह्मणों से नहीं मिला। तो राखीगढ़ी सभ्यता हमारी सभ्यता है। मगर वहां बोर्ड क्या लगा हुआ है? ये लगा है सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता। यानी हरियाणा गवर्नमेंट भी इस पाप में सहभागी है और केंद्र सरकार का एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसमें सहभागी है। तो ब्राह्मण लोग सत्तार व्यवस्था का उपयोग केवल लोगों का शोषण करने के लिए ही नहीं कर रहे हैं। 10 साल में रिजल्ट आया कि हरियाणा का सत्यानाश हो गया। 2014 से लेकर 2019 में हम देख रहे हैं हरियाणा में ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। और उसमें से प्रयोग ये है कि ये लिखा जा रहा है, एक किताब, ये चाणक्य मंडल, ये दिल्ली में है, जो यूपीएससी की एग्जाम पास करते हैं उनके लिए। अविनाश धर्माधिकारी पुणे का कोकणस्थ ब्राह्मण है, आईएएस। इसने इसके अंदर खुले तौर पर लिख दिया कि हम लोग ब्राह्मण लोग भारत के ही मूल निवासी हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं और हम लोग हरियाणा के मूल निवासी हैं। यार इतिहास में लिखा जाता था इधर से आए थे, उधर से आए थे। अब ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि हम लोग हरियाणा और हरियाणा। तो ये आर्यों का भूभाग है, ये बताने का प्रयास इसके अंदर किया जा रहा है। जब मौर्यों का इतिहास लिखा जा रहा है तो उसके ऊपर गर्व से लिखा जा रहा है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने 6 सुनहरी पन्ना किताब लिखा और उसके अंदर लिखा कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण के द्वारा बृहद्रथ मौर्य राजा की टुकड़े टुकड़े करके हत्या किया, यह पहला सुनहरा पन्ना है, ऐसा इस किताबों में लिखा जा रहा है। और ऐसे किताबें यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। नहीं, हरियाणा तो ब्राह्मणवाद का गढ़ हो गया, मगर दिल्ली में जो कलेक्टर बनने की तैयारी करते हैं उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि ब्राह्मण लोग विदेशी नहीं है, मूल निवासी है। एक झूठ पढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात ये पढ़ाई जा रही है, बड़े गर्व भाव से पढ़ाई जा रही है कि हमारे ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा का परपोता बृहद्रथ मौर्य की टुकड़े टुकड़े करके हत्या की है। ये गर्व भाव से आईएएस बनने वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे समाज के खिलाफ शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कितना भयंकर अभियान चला रहे हैं। हिंसा का समर्थन करना आतंकवाद का प्रतीक है। हिंसा का समर्थन करना गुनहे का सहभागी होना है, क्योंकि राखी गढ़ी से ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गए हैं। उनका डीएनए भारतीय डीएनए नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। मगर ब्राह्मण लोगों ने जोर जबरदस्ती से वहां पर बोर्ड लगाया, ये वैदिकों का निवास स्थान है। और आगे जाकर ये आपके हरियाणा गवर्नमेंट ने खुले तौर पर लिख दिया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो नगर है, ये राखी गढ़ी है, गुजरात का कच्छ का धौलावीरा है, रापड़ है, यहाँ चंडीगढ़ के पास और एक साइट है, ये सारी साइटें सिंधु सभ्यता की है, यानी मूल निवासी लोगों की है। मगर ये हरियाणा गवर्नमेंट के सिलेबस में लिखा ये वैदिकों की सभ्यता है। तो शासन सत्ता में रहना क्यों जरूरी है? हमारे लोग शासन सत्ता के बाद, और ये जो षड्यंत्र हो रहा है, ये षड्यंत्र हमारे बच्चों के दिल दिमाग में डाला जा रहा है। जब वो प्राइमरी स्कूल से गंदी बातें पढ़कर आएगा तो ये स्कूल ही आरएसएस, मतलब ऐसा लग रहा है कि संघ की शाखाएं है प्राइमरी स्कूल। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि जहर घोला जा रहा है। आरएसएस की शाखाएं वहां खोली गई है और हमारे लोग उसको आंख बंद करके मान्यता दे रहे हैं। इससे तो हरियाणा का आने वाले 5 साल में बहुत सारा दुष्परिणाम नजर आ सकता है। भारत के इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है, उल्टा इतिहास लिखा जा रहा है। ये जो विदेशी लोग हैं, ये विदेशी लोग अब भारत छोड़ना नहीं चाहते। उनको समझ में आ गया ये सब उल्टा क्यों करना है, क्योंकि उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों ने लिख के रखा है। तिलक लिखता है हम विदेशी है, सावरकर लिखते हैं हम विदेशी है, नेहरू लिखते हैं हम विदेशी है, गांधी जी ने भी लिखा हम भी विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है, लाला लजपत राय ने लिख के रखा हम विदेशी है। अब उनके लिए समस्या हो गया। अब वो डीएनए के मुद्दे को दबाने के लिए झूठ मूठ का सहारा लेकर हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा में हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा और वंशेप के द्वारा हरियाणा में ज्यादातर हम ध्यान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी आरएसएस की सरकार हरियाणा में एक जहर डालने का, दुष्प्रचार करने का अभियान स्कूल और कॉलेजों के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए हमें समाज के ऐसे स्कूल खोलने पड़ रहे हैं। अभी जागृति के अभियान के तहत ये खुला स्कूल है हमारा। अगर मान लिया जाए कि ब्राह्मण हरियाणा के ही रहने वाले, यही के मूल निवासी है, वो कोई बाहर से नहीं आए, फिर इस बात का क्या जवाब है उनके पास कि आप अगर यही के थे तो आपने अपने भाइयों के टुकड़े क्यों किए? आपने अपने भाइयों को 4 वर्णों में क्यों बांटा? आप अगर यही के हैं तो आपने अपने भाइयों को 6500 जातियों में क्यों बांटा? कुत्ती बिल्ली को भगवान मानने वाले, गाय को, सुअर को भगवान माना जाता है देश में, और आदमी को, इंसान को छूने तक नहीं दिया जाता, छुआ तक नहीं जाता। कैसा धर्म है ये? ब्राह्मण लोगों ने अपनी महिलाओं को शूद्र कहा, दूसरी महिलाओं को तो शूद्र कहा ही कहा, अपनी भी महिलाओं को कहा कि तुम्हें वेद पढ़ने के लिए पाबंदी है, क्योंकि तुम शूद्र हो। ब्राह्मणों ने अपनी भी महिलाओं को शूद्र क्यों कहा? तो इसका जवाब वो नहीं दे रहे, इसका जवाब डीएनए दे रहा है। डीएनए कह रहा है कि 4000 वर्ष पहले ब्राह्मण पुरुष ही भारत में आए थे, ब्राह्मण महिलाएं नहीं आई थी उनके साथ, उनकी पूर्वज महिलाएं नहीं आई थी। उन्होंने यही की महिलाओं का अपनी संतति पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। 3.5% ब्राह्मणों ने यही की मूल निवासी महिलाओं में से 3.5% महिलाओं का यूज किया, और इतना साल बीत जाने के बावजूद ब्राह्मण महिलाओं का डीएनए बिगड़ जाना चाहिए था।
उनका डीएनए बिगड़ा नहीं है, क्योंकि महिलाओं का डीएनए बदलता नहीं है। महिलाओं के डीएनए का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। महिलाओं का डीएनए नहीं बदलता, वो वही है। और जो पुरुषों का डीएनए है, वो डीएनए उनकी महिलाओं से नहीं मिला, उनका डीएनए वहां की भी महिलाओं से नहीं मिला, उनकी महिलाओं का, उनका डीएनए हमारे SC ST OBC महिलाओं के साथ मैच हुआ। तो ये जो आक्रांता लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये सत्ता और व्यवस्था पर काबिज हो गए हैं और नई शिक्षा नीति के तहत वो भारत भर के पाठ्यक्रमों में ये लिखवाना चाहते, ये पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग बाहर से नहीं आए, हम लोग इसी देश के निवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और फिर विदेशी कौन है, तो वो जवाब दे रहे ये मुसलमान विदेशी है और आदिवासी विदेशी। तो ब्राह्मण लोगों ने देखा कि आदिवासी युक्तिवाद नहीं कर पाएगा, आदिवासी उसका जवाब नहीं दे पाएगा, तो उनको उलझन में रखो, तीर उधर निशाने पर तीर की दिशा भटका दो ताकि ब्राह्मणों का विदेशीपन छुप जाए। सत्ता का दुरुपयोग का एक मिसाल है कि इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास को बदलने का मतलब है जो हमारे महापुरुष है, फिर इनकी लड़ाई और इनके इतिहास को भी मिटाया जाए। कबीर साहब की दुश्मनी ब्राह्मणों से, रविदास संत रविदास की लड़ाई ब्राह्मणों से, फुले शाहू अंबेडकर की लड़ाई ब्राह्मणों से, सर छोटूराम की लड़ाई खुले तौर पर ब्राह्मणों से। तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे महापुरुषों के इतिहास का विकृतीकरण करना। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी डेंजर है, हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कानून उन्होंने पारित करवाया, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास होते हैं, चौक में बैठकर कानून नहीं बनाए जाते। नई शिक्षा नीति में यह लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 6 में कि 5वें क्लास में पढ़ाई करने वाला लड़का लड़कियों को जाति आधारित टीचिंग या जाति आधारित पैतृक धंधों का प्रशिक्षण टीचर बच्चों को देगा। हरियाणा ये पहला प्रदेश है जिसमें डायरेक्ट नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया। अब ये ऑल इंडिया में लागू करना चाहते हैं और ये नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि 5वीं कक्षा में गए हुए बच्चों को मास्टर क्या पढ़ाएगा। हम जब छोटे होते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें निबंध लिखने का एक मास्टर ट्रेनिंग देता था और उसमें कल्पना विलास करने का टीचिंग होता था, सब्जेक्ट होता था। मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मास्टर जी उससे कल्पना लेते थे कि इसका विकास कितना है, क्या करोगे तुम्हें क्या बनना है, टीचर, तो लिखो टीचर। तुम्हें कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर लिखो। मगर शिक्षा नीति में क्या पढ़ाया जाएगा 5वीं कक्षा के बाद? चमार का बेटे को चमड़े का क्या काम होता है, जूते का क्या काम होता है, ये मास्टर जी इस अधिनियम में पढ़ाएगा। मास्टर का काम है। लुहार, सुतार, कुम्हार, गडरिया, इन कम्युनिटी के लोगों को उनके बाप दादाओं के जो धंधे उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी तक हमने कहीं नहीं ये पढ़ा कि त्रिपाठी का सलून है, कुलकर्णी पांडे का सलून है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। नाई के बच्चों को नाई का बोलेंगे सबका बाल बनाओ, जाट के बच्चों को बोलेगा बेटा ये स्कूल के बरामदे में जरा हल चला के दिखाओ। और हमारा गांव देहात में रहने वाला समाज को यह विकास बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अगर उन अज्ञानी लोगों को कोई बताने वाला ही नहीं है कि बीजेपी सरकार ने मनुस्मृति का काला कानून लागू कर दिया है, अगर ये आम लोगों को पता चल गया तो आम लोग बोलेंगे तुम वोट के लिए आ रहे हो, तुम तैयार रहना, जूता जूती तैयार रहना। अगर आम लोगों को यह पता चल गया कि ये सरकार केवल हमको अनाज देकर गुमराह नहीं कर रही है, बल्कि इन्होंने हमारे बच्चों को गुलाम बना दिया गया, अब कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बनाएंगे।
उन्होंने शिक्षा विभाग को सामाजिक विभाग बनाने की बजाय उन्होंने उसको नाम दिया है ये उद्योग का, प्रशिक्षण का। अभी ये सेवा करने का साधन नहीं रहेगा शिक्षा विभाग, अब ये बिजनेस का साधन बनेगा। और आने वाले समय में अडानी अंबानी के कॉलेजेस रहेंगे, सरकार के कॉलेज नहीं रहेंगे। अब की हरियाणा सरकार ने घोषणा किया था कि प्राइवेट स्कूल में अगर दाखिला देते हो तो मास्टर वो उसके माँ बाप को पैसा मिलेगा, और सरकारी स्कूल में कोई दाखिला देगा उल्टा उससे पैसा लिया जाएगा। ये मानसिकता बनाई जा रही थी प्राइवेटाइजेशन करने की। किसी मंत्री ने इस नीति का विरोध नहीं किया। जहां तक मुझे जानकारी, किसको विरोध करना चाहिए था? उस सीएम के पुतले जलाने चाहिए थे लोगों ने कि तुम सरकारी स्कूल को बेच रहे हो। ये नई शिक्षा नीति के तहत वाइस चांसलर भी प्राइवेट रहेंगे। वाइस चांसलर जो कुलपति होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे, प्रोफेसर्स भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगे। तो हमें हमारे प्रतिनिधि वहां कैसे भेजने हैं जो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ सकते हैं, जो वास्तविक बातें निकाल सकते हैं, वहां उनको एक्सपोज कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर अकेले थे, संविधान सभा में अकेले थे, राज्यसभा में अकेले थे, मगर उन लोगों को पसीना छुड़ाते थे। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को वाराणसी लेकर गए और 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए, बाबा साहब अंबेडकर ने इसके ऊपर आपत्ति जताई कि राष्ट्रपति के द्वारा पैर धुलवाने का काम जो व्यक्ति कर रहा है वो देश का पीएम कहने लायक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का आज का पीएम हर दिन मंदिरों में जा रहा है, लोग मजाक कर रहे हैं इसको साधु बनना चाहिए। ये तो लोगों का कल्याण का कार्य कर ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति भी क्या कर रही है? राष्ट्रपति भी मंदिरों में जा रहे हैं। कोविंद ने क्या काम किया? कोविंद मंदिरों में गए, मंदिरों में इतने जलील हुए कि उनको ब्राह्मणों ने बीच में से भागा दिया। तो भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है ये खत्म कर दिया जा रहा है, और खत्म करने के लिए कोई अपोजिशन भारत में नहीं, कोई विरोधी नहीं। ब्राह्मण 3.5% है, 3.5% ब्राह्मणों के पास राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, भाजपा ब्राह्मणों का दल, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, सीपीआई सीपीएम ब्राह्मणों का दल। 3.5% ब्राह्मण है, 5 राष्ट्रीय दल है। SC ST 22%, उनका एक भी राष्ट्रीय दल नहीं। OBC 52%, उनका एक भी राष्ट्रीय दल नहीं। माइनॉरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं। पार्लियामेंट पर ब्राह्मणों का कब्जा, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा। तो हमारे लोग दूसरों को शासक बना रहे हैं और अपनी गुलामी मजबूत कर रहे हैं। वोट हमारा है और शासन दुश्मन कर रहे हैं। इस वजह से तो हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। और ये सत्यानाश 10 साल में उन्होंने ईवीएम को हथियार बनाया, और ईवीएम को हथियार बनाकर वो केंद्र में जाकर बैठे राज्य की सत्ता ले रही है, किसानों को कुचल कर मार रहे। पहले ऐसा होता था कि कोई क्राइम हो जाए, दुर्घटना हो जाए, या किसी मंत्री ने रेप किया है तो उसका इस्तीफा लिया जाता था और राज्य सरकार गिर जाती थी। अब बीजेपी के पास ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है ये रेपिस्ट है, ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है ये आतंकवादी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है, मगर आज कहां बैठी है? पार्लियामेंट में बैठी है। जिसने 22 जगह पर बम ब्लास्ट करने में मदद किया वो आज कहां बैठी है? पार्लियामेंट के अंदर बैठी है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये ईवीएम के कारण। और ईवीएम धोखा है ये बताने के लिए भारत में कोई राजनीतिक पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम धोखा है, ईवीएम के जरिए से देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जा रहा है, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकारी उद्योगों को बेच डालना चाहिए, ये पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने 1990 में। विरोध करने का काम था बीजेपी कम्युनिस्टों का। उस समय बीजेपी कम्युनिस्टों ने विरोध नहीं किया,
1990 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समर्थन दिया। आज बीजेपी सत्ता में है, सरकारी उद्योग कंपनियों को बेचा जा रहा है। विरोध जिसको करना चाहिए वो उनकी एक नीति है। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद उसने प्लानिंग कमीशन रद्द कर दिया, उसकी जगह पर नीति आयोग लाया, पॉलिसी कमीशन। और पॉलिसी कमीशन का जो हेड था पॉलिसी कमीशन का जो हेड था मिस्टर कांत, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भारत सरकार की अब जिम्मेदारी स्कूल चलाना नहीं है, अस्पताल चलाना नहीं है, रेल चलाना नहीं है, सरकारी उद्योग कंपनियां चलाना नहीं है। बीजेपी सरकार सारे उद्योग और सारे कंपनियों को, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को, स्कूल और अस्पताल को भी बेचने वाली है। आप इसको स्वीकार करो। जो सरकारी उद्योग कंपनियां था उसको बेच दिया गया, नाल्को बेच दिया, टेल्को बेच दिया, भेल बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, इंडियन रेल बेच दिया, एयरलाइंस कंपनियां बेच दिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल बेच दिया। अब बचा क्या? तो आने वाला समय क्या रहेगा? अगर स्कूल और अस्पताल खत्म हो जाएंगे तो मुझे यह लगता है नरसंहार करने का यह मामला है। जब कोरोना महामारी थी तो सारे प्राइवेट अस्पताल वाले लोग मौज मस्ती कर रहे थे, आराम कर रहे थे, बाहर जाकर रेस्ट कर रहे थे, फार्म हाउस में जाकर रेस्ट कर रहे थे। मगर भारत की प्रजा को रात दिन सुरक्षा देने का काम सरकारी अस्पताल के लोग कर रहे थे, सेवा मानकर कर रहे थे, राष्ट्रहित मानकर कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे थे। वो बहाना नहीं बना रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि हम सरकारी अस्पताल के नौकर हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये बेच दिया जाएगा तो कल क्या होगा? कौन सुरक्षा करेगा? शिक्षा खत्म हो जाएगी। ये हाथ में कटोरा देने का कार्यक्रम है, नई शिक्षा अभियान, हाथ में कटोरा। तो देश का दुर्भाग्य है कि देश में जो मूवमेंट चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उसको गहराई से समझो। देश में समग्र क्रांति लाने के लिए आपको ये एजेंडे समाज में लाकर जाने होंगे। शिक्षा का क्या मामला है, स्वास्थ्य का क्या मामला है, रोजगार का क्या मामला है? ये नहीं दे रहे, आपको रोजगार नहीं दे रहे, आपको शिक्षा नहीं दे रहे, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मिनटों में रेप किया जा रहा है, पहले रेप होते थे, आज सामूहिक रेप हो रहे हैं। भारत गरीबी में पहले नंबर पर आ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व गरीबी सूचकांक में भारत पहले नंबर पर आ गया। और जो आरएसएस का चीफ है वो देश में अलग अलग राज्यों में, इधर हरियाणा में भी आया, उधर महाराष्ट्र में भी बोला, यूपी में भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भारत अब विश्व गुरु बनने वाला है। अब भारत विश्व गुरु कैसे बनने वाला है? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत दुनिया में गरीबी में अव्वल आ गया है। पाकिस्तान के नाम से ये लोग नारे लगाते हैं, पाकिस्तान भारत के गरीबी की तुलना में कम है। बांग्लादेश भारत की तुलना में, बांग्लादेश में गरीब कम है, श्रीलंका में कम है, नेपाल में कम है, चाइना में गरीबी नहीं है, अमेरिका में गरीबी नहीं है, क्योंकि वहां के राज करने वाले लोग मूल निवासी लोग। भारत में गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भारत में रेपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय प्रजा पर भारतीय नस्ल के मूल निवासी लोग राज नहीं कर रहे हैं। भारत दुनिया का लोकतांत्रिक बड़ा देश है, मगर भारत में इतनी सारी समस्याएं, आपदाएं क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी आपदा यह है कि भारत पर मूल निवासी लोगों का राज नहीं है। भारत तो मूल निवासी लोगों का है, मगर भारत पर विदेशी लोगों का राज। भारत पर तो मूल निवासी लोगों का राज चाहिए। अगर मूल निवासियों का कल्याण करना है तो विदेशी लोग थोड़ी कल्याण है। चुनाव आयोग के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए और चुनाव आयोग को वार्निंग दिया कि 10 दिन का समय देते हैं, आप तुरंत फैसला लो, नहीं तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। अब राहुल गांधी बोल रहे ईवीएम
के कारण मोदी जीत रहे, मगर ईवीएम फोड़ने की बात नहीं कर रहे। ईवीएम फोड़ने की बात वामन मेश्राम कर रहे हैं, मगर मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है? एक है ईवीएम का विरोध करना और दूसरा है ईवीएम फोड़ने का घोषणा करना। सबसे बड़ी न्यूज कौन सी है? ईवीएम फोड़ना। अगर ईवीएम फोड़ने वाली खबर ब्रेकिंग न्यूज आ जाती तो इतना मेहनत करने की हमको जरूरत पड़ती? तो गांव-गांव के लोगों को समझ में आता ईवीएम डेंजर है, इसलिए तो ऐसा घोषणा किया जा रहा है। और बीजेपी के लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपसी समझौता किए हुए, ये पाप लाया कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम। जब राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बन गया तब ईवीएम के बारे में मुंह खोला, अब तक ये मुंह नहीं खोला। अखिलेश भी मुंह नहीं खोलता है बैकवर्ड कास्ट के लीडर। पिछले साल 2023 में प्रदेश में 11 जगह पर मेयर के चुनाव थे, उसमें से काजल निषाद नामक एक महिला, ओबीसी महिला काजल निषाद चुनाव के लिए खड़ी हुई और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वो मीडिया के सामने रोकर बोलने लगी। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया में खबर लीक हो गई। वो क्या कहने लगी? वो कह रही थी मैं हार गई, मुझे कोई दुख नहीं है, मगर इस बात की तरफ तो ध्यान दो, जहां पर मैं चुनाव के लिए खड़ी थी मेयर के लिए, वहां बीजेपी का कैंडिडेट जितवा दिया है, मगर वोटर्स की संख्या वहां पर 3.5 लाख है, मगर बीजेपी के कैंडिडेट को ईवीएम बता रहा है 5 लाख वोट मिल गए। कि वोटर की संख्या कितनी है? वो एक सीट के लिए 3.5 लाख, मगर ये ईवीएम मशीन कितना दिखा रहा है? 5 लाख। ये खबर लीक हो गई, अखिलेश जी के पास चली गई। अखिलेश जी ने पूछा अरे वो आपकी कैंडिडेट है और ऐसा कह रही है, तो वो नेता, राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने जवाब दिया 2024 में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। एक सीसीटीवी कैमरा था और बीजेपी वाले ने उसको फेरफार करने के लिए कहा था, तो ऐसा 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 कर रहा था और वो सीसीटीवी कैमरा कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ लगाया कि नहीं लगाया? अगर ये 3.5 लाख वाला वोटर का मामला है, तुरंत कोर्ट में जाते, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाते, नहीं तो उत्तर प्रदेश बंद कर देते। अगर उत्तर प्रदेश बंद कर देते तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता नहीं रहते, रातों रात राष्ट्रीय नेता बन जाते। मगर उनको भी डर है कहीं मुझे भी सीबीआई का नोटिस ना आ जाए, ईडी का नोटिस ना आ जाए और मुझे भी अंदर कुछ साल तक रहना ना पड़े लालू जी की तरह। अपने कैंडिडेट का तक समर्थन नहीं दिया। इससे अच्छा है सोनू किन्नर था, किन्नरों को भी लगा हमें भी खड़ा होना चाहिए, हम भी नागरिक है, तो उसमें सोनू किन्नर समाज की तरफ से, थर्ड जेंडर की तरफ से चुनाव में खड़ा हो गया। और सोनू किन्नर जब जीतने वाला था, उसको यकीन और विश्वास था, तो चुनाव अधिकारी ने बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया। तो उसने डिमांड किया मुझे यकीन नहीं हो रहा है तो इसको दोबारा काउंटिंग किया जाए, ईवीएम मशीन लगाइए, दोबारा काउंटिंग किया जाए। तो चुनाव अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया था, तो उसने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि इनको डंडे मारो। एक किन्नर लोग जो है तालियां बजाएंगे, शोरगुल करेंगे, इनको डंडे मारो। तो सोनू किन्नर के सामने डंडे मारने का ऑर्डर दिया, जो खुद उम्मीदवार था। तो सोनू किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए, नंगा हो गए। अब अपना नेता ही नंगा हो गया तो बाकी उसके समर्थक जो किन्नर लोग थे उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए। और जो पुलिस फोर्स डंडे लेकर खड़ी थी वो देख रहे लाइव हो रहा है। तो जब लाइव हो रहा था तो पुलिस वाले लोग अपनी नेम प्लेट छुपा रहे थे, कहीं अपना नाम न पत्ता ना कट जाए। तो क्या हुआ, पुलिस दौड़ रही थी आगे और पीछे किन्नर लोग उनको दौड़ा रहे थे। ऐसा सीन टीवी पर, अखबारों तक ये आया। और सोनू किन्नर जब उनको भगा दिया तो चुनाव अधिकारी को लगा अभी वो मेरे केबिन में आएगा
अब मेरा क्या होगा, उसके आने के पहले डिक्लेयर कर दिया मैं गिनती करने के लिए तैयार हूं, आप आंदोलन रोक दीजिए। गिनती कर दिया गया और सोनू किन्नर जो हरा हुआ था उसको जीता हुआ घोषित कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो इतने सीट खड़े किए जा रहे हैं तो सारे सीटों पर क्या हिजड़े या किन्नरों को खड़ा कर दिया जाए? वो तो दूसरे नेताओं की तरह चुप नहीं बैठा हुआ है, उसने तुरंत फैसला किया और लोकतंत्र को जितवाया। नरेंद्र मोदी जिस चुनाव सीट पर खड़े थे वहां कुल वोटर की संख्या 11 लाख है, गिनती की गई तो निकला 12,87,000। कितना बड़ा घोटाला है? घोटाला कितना बड़ा है? ये घोटाला नहीं है तो महाघोटाला, ये ब्रह्म घोटाला है। 2019 में जो घोटाला हुआ वो इतना भयंकर घोटाला हुआ, एक रिपोर्ट के अनुसार 373 लोकसभा के सीट थे, उसमें से 220 लोकसभा में जो पोल्ड वोट हुआ, यानी जहां वोट डाला गया 220, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट के डाटा ये बताती है 220 लोकसभा पर जितना वोट डाला गया वो घोषित किया, इतना वोट डाला गया। जैसे मान लो ये सीट एक लोकसभा है तो घोषित किया, वोट डालने के बाद अखबारों में आता इतना % वोट हुआ, ये फलाना लोकसभा में इतना हुआ, फलाना लोकसभा में इतना हुआ, वाराणसी में इतना घोषित होता है। यानी रिजल्ट के पहले नहीं, वोट डालते ही दूसरे दिन लोगों को पता चलता है 50% वोट हुआ, 60% वोट हुआ, 100% नहीं होता है। तो जितना वोट डाला गया 220 लोकसभा का डाटा बताता है, जितना वोट डाला गया है जब गिनती की गई, पहले घोषित किया इतना % डाला गया और जब वोट की गिनती की गई जितना डाला गया उससे ज्यादा निकला। कहां से आए 220 लोकसभा? क्या वो मशीन को रख देने से जैसे मुर्गी अंडा देती है वैसे ईवीएम मशीन को आपने 15 दिन 1 महीना तक रखा तो वो अंडे की तरह वो वोट बढ़ गए क्या? एक्चुअल वोट की गिनती की गई, जितना घोषित किया गया था उससे कम निकला। उसमें नरेंद्र मोदी का एक सीट है, 220 लोकसभा में से उसमें नरेंद्र मोदी का एक सीट है। 11 लाख वोट थे, अब मान लो 11 लाख तो 11 लाख मोदी को मिल जाते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मगर कितना मिल रहा है? 12,87,000। क्या वो ऊपर से डाले गए? क्या मुर्दों ने बाहर आकर वोट डाला? तो ये जो घोटाला हो रहा है इसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, और जिनको वोट चाहिए वो बोल नहीं रहे ईवीएम खतरनाक है, ईवीएम से रद्द करो। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के जरिए से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं तो वो लोग ईवीएम के खिलाफ प्रचार करेंगे। हमारे लोग ईवीएम के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे तो लोकतंत्र में उसको अधिकार है, जो कोई नहीं कर रहा है। फिर दूसरा क्या करेंगे? चुनाव आयोग को वार्निंग दिया है कि आप ईवीएम के जरिए से चुनाव मत करो, क्योंकि ईवीएम असंवैधानिक है। जिन्होंने ईवीएम को बनाया उन्होंने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और दुखद बात अभी ये सामने आई है कि पहले हम ईवीएम के बारे में जब पोस्ट कार्ड से निषेध कर रहे थे, पिछले लोकसभा में पोस्ट कार्ड से जब हम निषेध जता रहे थे, चुनाव आयुक्त उस समय मिस्टर कुरैशी साहब थे, तो पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए से विरोध जता रहे थे। तब कुरैशी साहब ये बता रहे थे नहीं ईवीएम पारदर्शी है। मगर अभी कल परसों हमने कुरैशी साहब का वीडियो देखा तो पूर्व जो आयुक्त है, पूर्व का जो हेड है चुनाव आयोग का, वो खुद विरोध कर रहा है कि ईवीएम भ्रष्ट है और ईवीएम से चुनाव नहीं किया जा सकता। और पूर्व कमिश्नर आयुक्त कुरैशी महोदय ने यह कहा कि जो कंपनियां हैं जिसके जरिए से ईवीएम मशीन बनाई ली जाती है, उस कंपनियों के डायरेक्टर्स लोग बीजेपी के लोग हैं।
जो ईवीएम मशीन जो कंपनियां बनाती है उसके डायरेक्टर है बीजेपी के लोग। अगर मालिक ही ऑर्डर दे रहा है ईवीएम बनाओ, मालिक ही ऑर्डर दे रहा है इतना घोटाला करो, इतना परसेंटेज घोटाला करो, तो चुनाव आयोग तो उसका नौकर हो गया। अगर उस कंपनी के डायरेक्टर यानी उस कंपनी के मालिक अगर बीजेपी के लोग हैं तो कहा निष्पक्ष है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तो नौकर ही भी समय है कि ईवीएम के बगैर चुनाव किया जाए। अगर ईवीएम के साथ चुनाव करेंगे तो हम लोग वोटर्स रहेंगे, और वोटर्स लोग जब वोट डालने जाएंगे तो ईवीएम को उठाएंगे और 15 लाख बूथ पर पटका देंगे। इससे जन क्रांति हो जाएगी। भारत में क्या हो रहा है? ककड़ी मूली को जैसा काटा जाता है वैसे इंसानों को काटा जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अब के हरियाणा में जाट लड़कियां जिन्होंने विश्व का नाम रोशन किया, विश्व का ओलंपिक विश्व के मेडल्स भारत के नाम लाए, और नरेंद्र मोदी ने उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए और कहा कि मैं भी इनके परिवार का हिस्सा हूं। और जब वो लड़कियां कह रही है कि ये बीजेपी का नेता उन लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है और उसको आप कैप्टन बना रहे हो, जिसकी कोई औकात नहीं है, पूरी शक्ति उसके साथ रही, और हरियाणा की उन बेटियों ने अपने मेडल वापस किए, रो रो कर वापस किए। वो तो कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, वो तो गुहार लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। तो जिन बेटियों को रुलाया, ये उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, केवल जाटों का नाम रोशन नहीं किया, ओबीसी का नाम रोशन नहीं किया, देश का नाम रोशन किया। उन बेटियों को रुलाने वाले लोग, शर्म नहीं लग रही उन लोगों को। इसका कारण क्या है? ईवीएम है। हजारों किसानों को मरवा डाला, किसानों का मर्डर करने वाला है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मर्डरर है, किलर है, जिसने किसानों की हत्या की। वो इस आधार पर वोट मांगेगा कि भाई तुम्हारी जमीनें मैं मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचने वाला हूं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, या इस इलाके के किसान लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि ये कंपनियां अडानी, अंबानी, इनके गोडाउन बनाए गए हैं, ये गडकरी बड़े बड़े हाईवेज बना रहा है, वो किसानों के कल्याण के लिए नहीं बना रहा है, ये पूंजीपति, ब्राह्मण, बनिया, पूंजीपतियों के हित के लिए बनाए जा रहे हैं। और इन जमीनों को मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचने का अभियान आने वाले समय में ये लोग करने वाले हैं। इसका विरोध ये किसान लोग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। और एक बिगड़ेल बाप का बिगड़ेल बेटा, अपर कास्ट ब्राह्मण, उसके बेटे ने किसानों को कुचल के मरवा डाला। और वहां तो विधानसभा में सारे बीजेपी के लोग हारने चाहिए थे, पराजित होने चाहिए थे। जिसने किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को अपने गाड़ी के टायर के नीचे कुचल कर मरवा डाला, वो तो जेल में होना चाहिए था, वो बाहर है। और उसको बचाने वाली बीजेपी के कैंडिडेट हारने चाहिए थे, मगर वो सारे के सारे जीते हुए घोषित कर दिए। ये कैसे संभव हुआ? जनता तो विरोध में है, मगर वो कैसे जीत रहे हैं? वो ईवीएम के कारण जीत रहे हैं। तो हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम लोग 96% है। पहले हम 85% बोलते थे, मगर ब्राह्मण ही केवल विदेशी वर्ग है, और बाकी तमाम वर्ग यहाँ का मूल निवासी वर्ग है। क्षत्रिय लोग भी मूल निवासी है, खत्री लोग भी मूल निवासी है, और डीएनए के आधार पर प्रमाणित हो गया। अब वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी तरह ही ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में 15 लाख बूथ पर ईवीएम फोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट खड़े हैं, वो कैंडिडेट जीतने की तैयारी करे। अगर ईवीएम हटता है तो जीतने की तैयारी करे, अगर ईवीएम भी रहता है तो लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, आप ईवीएम पर बोलो, ताकि जनमत ईवीएम पर होगा। हमारा कैंडिडेट ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा,
वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, मगर हमारा आदमी, हमारा कैंडिडेट बॉन्ड पेपर पर लिख के देगा कि ईवीएम को मैं रद्द करना चाहूं। और हमारे 15 लाख बूथ पर 15 लाख कार्यकर्ता तैयारी चल रही है, ईवीएम मशीन फोड़ना होगा। जब 15 लाख बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ा जाएगा तो ये विदेशी ताकतों को रोका जाएगा, इन आतंकवादियों को रोका जाएगा, इन देशद्रोहियों को रोका जाएगा। ये एक जरिया है लोकतांत्रिक ढंग से। लोगों को डर लगता है जेल जाने के लिए, हमारे लोग 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सामूहिक रूप से ईवीएम फोड़ा जाएगा, उनको देशभक्त घोषित कर दिया जाएगा। जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएगा, ईवीएम फोड़ेगा, उसकी जमानत ली जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा और उसको देशभक्त घोषित कर दिया जाएगा। माननीय मेश्राम साहब कहते हैं मैं पहले ईवीएम मशीन फोड़ने वाला हूं, बाद में आप फोड़ने वाले हैं। माननीय मेश्राम साहब कह रहे ईवीएम मशीन फोड़ना जरूरी है और इसके लिए जन जागृति हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आज ये एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा बन गया है और आरएसएस और बीजेपी के लोग, एक नेता है साउथ इंडिया का, एक नेता है, उसने बयान दिया हमको 400 पार क्यों चाहिए। वो कह रहे बीजेपी अब की बार 400 पार, तो 400 पार क्यों चाहिए। तो उसने जवाब दिया, हेगड़े नेता है उसका नाम, उसने जवाब दिया हमें भारत का संविधान बदलना है और बदलने के लिए 400 पार चाहिए। अब समझ रहे हो, अगर भारत का संविधान बदलना है तो 400 कैंडिडेट चाहिए उनको। काश तो काम तो कुछ नहीं किया, 15 लाख आपको दिया क्या, रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़ रोजगार दिया क्या, नहीं दिया। मोदी ने क्या कहा, पकोड़े तलो, डॉक्टर वकील इंजीनियर्स को कहा तुम पकोड़े तलो, ये पकोड़े तलना ही रोजगार है। इसे लायक प्रधानमंत्री कहा जाए, लायक प्रधानमंत्री। लोकतंत्र का भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये लायक प्रधानमंत्री है, ये नालायक जो तौहीन कर रहा है अपने पद की, अपने वचनों की, अपनी घोषणाओं की तौहीन कर रहा है। तो आने वाले समय में भारत का चुनाव एक तो प्रतिक्रांति करेगा। अगर ब्राह्मणवादी लोगों ने फिर से सत्ता हथिया ली तो भारत के मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए उस सत्ता का उपयोग करेंगे। मगर भारतीय प्रजा ने समय रहते हुए माननीय मेश्राम साहब ने जो अपील किया है उसके तहत अगर तैयारी की और बूथ बनाने की, बूथ कमेटियां बनाने का अभियान किया तो भारत में क्रांति होगी। मध्य प्रदेश से कल एक खबर आ रही है किसी अखबार में कि 2024 में ईवीएम के बगैर चुनाव होगा, खबर आ रही है। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, मगर जब तक अधिकृत रूप से चुनाव आयोग का अधिकृत कोई ऑर्डर नहीं निकलता है तब तक यकीन नहीं किया जा सकता। तो हमें मायूस होने की बजाय, हताश और निराश होने की बजाय ये जो गांव-गांव में जाकर अभियान चलाना, बूथ बनाना, बूथ कमेटियां बनाने का जो अभियान है, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और आने वाले समय में हमें जन आंदोलन की आरंभ है। ये 2024 का समय हमारे लिए क्रांति करने का या जन आंदोलन करने के लिए दिया गया दुश्मनों के द्वारा अवसर है। इसको अवसर मानकर आपको काम करना होगा, यह आप लोगों से उम्मीद है। और 6 लाख गांव में हम लोग संगठन बना रहे। 6 लाख गांव का संगठन बनाने का मतलब क्या है, आपको उदाहरण बताता हूं। बनिया गांधी ने मुंबई में 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और नारा लगाया, अंग्रेजों तुम विदेशी है, तुम भारत छोड़कर चले जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1 करोड़ लोगों को माध्यम करके अंग्रेजों को भगाने का नारा लगाया।
तो हम लोग 96% है, ब्राह्मण 3.5% है। हमारे पुरखे तो व्यवहार के आधार पर इनको विदेशी कहते थे, अनुमान और उनके व्यवहार के आधार पर इनको विदेशी कहते थे। हमारे पुरखों के समय में इतना ज्ञान विज्ञान इतना प्रगत नहीं था। अब हमारे समय में ज्ञान विज्ञान प्रगत है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अगर ब्राह्मण नहीं मानते हैं तो हमें भारत में 6 लाख गांवों से आंदोलन जारी करके, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा, उसी तरह विदेशी ब्राह्मणों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया हम लोगों ने, तो हम भी देशभक्त होंगे। हम भी तो एक आंदोलन चला रहे हैं। हमारे पुरखों का, हमारे महापुरुषों का सपना है भारत को इन विदेशी ताकतों से मुक्त करना। ये तो हमारा आंदोलन है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। तो एक गांव से 200 लोग चाहिए जन आंदोलन करने के लिए। एक गांव से 200 लोग चाहिए। 200 × 6 लाख गांव बराबर 12 करोड़ होते हैं। अगर 200 अलग अलग जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हो, उसमें शर्त है कि 200 एक जाति के लोग नहीं होने चाहिए, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होने चाहिए, 200 होने चाहिए। अगर 200 करते हो तो 12 करोड़ हो जाएंगे। अगर 250 करते हो, 250 × 6 लाख गांव बराबर 15 करोड़ हो जाएंगे। जन आंदोलन करने के लिए मिनिमम 12 करोड़, मैक्सिमम 15 करोड़ लोग चाहिए। तो अगर जन आंदोलन हुआ, एक ही दिन पर नेशनल हाईवे बंद हो जाएंगे, एक ही दिन पर एयरलाइंस बंद हो जाएगी, रेलवे स्टेशन बंद हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएंगी, टेलीफोन सर्विस बंद हो जाएंगे और आंदोलनकर्ता नेशनल हाईवे पर जमकर इकट्ठा हो जाएंगे। बॉम्बे को 7 दिन बंद कर दो, भारत आजाद। अगर इस देश को बचाना है, हमारी नस्ल को बचाना है, तो जल्दी करना होगा, बूथ कमेटियां बनाना होगा और गांव-गांव में जाकर गांव-गांव का संगठन बनाना होगा। आप लोगों को 6 लाख गांव में नहीं काम करना है, आप लोगों को हरियाणा राज्य तक काम करना है। आप जिस जिले से आए हो, आपको उस जिले के गांव में काम करना है। तो महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र का काम कर रहे हैं, केरला के लोग केरला का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश का काम कर रहे हैं, हरियाणा के साथियों को हरियाणा का काम करना है और उसकी समीक्षा लेनी है। इस तरीके से हम आजाद हो सकते हैं और आजाद होते ही हमें बोनस में सत्ता मिलेगी। लोग बोलते सत्ता आती आनी चाहिए, ईवीएम के कारण सत्ता नहीं मिलेगी। अगर ईवीएम को पटका देंगे, चुनाव रद्द होंगे, चुनाव रद्द होंगे तो विदाउट ईवीएम चुनाव दोबारा होंगे, तो विदाउट ईवीएम चुनाव होंगे तो लोग बोलेंगे किसने फोड़ा था, उसको वोट जाएगी। मान लो ये डर है लोगों की, मान लो ये कर लिया, ये तानाशाह ने कर लिया, अगर 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ दिया तो चुनाव रद्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब चुनाव रद्द घोषित हो जाएगा तो लोग बोलेंगे वो महापुरुष कौन है जिन्होंने ईवीएम फोड़ने का वादा किया था, मुझे उसी को वोट देना है। तो कौन जीतेगा? लड़ाई है। हम अगर गलत है तो फिर हमारे खिलाफ एफआईआर करो। एफआईआर भी नहीं करेंगे, क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुके। बस इन बातों को ये मीडिया वाले दिखा नहीं रहे। इन बातों को गांव देहातों में आपको बोलना होगा, लोगों को समझाना होगा। जब लोगों को समझाएंगे तो दिमाग में घुसेगा, मत्थे में घुसेगा। जब मत्थे में घुसेगा तो कुछ उसका असर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग हरियाणा में इन बातों पर अमल करेंगे, ये मुझे यकीन और विश्वास है। और आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्शाई, इस आंदोलन का समर्थन दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।